नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी का जो इशू आया है, जो स्वॉट एनालिसिस उसका हम करेंगे। यानी कि आईएफआरसी यानी हुआ इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा सेफ बेट के तौर पे देखा जा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। और इसकी तमाम हम इसकी खूबियां देखेंगे, इसके हम लिमिटेशंस भी देखेंगे, हम इसकी रिस्क फैक्टर्स का भी एनालिसिस करेंगे, टैक्स एग्जम्पशंस की भी हम इसमें बात करेंगे। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्यों ये बनाई गई थी, इसका ओवरव्यू के सब संक्षेप में करेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टर्स के हवाले से करेंगे। और इसके जो डिफरेंसेस हैं अदर स्टेट रन एनबीएफसीज के साथ किस तरीके के हैं, जैसे पीएफसी के साथ है, आरईसी के साथ है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये होगी कि इसका कॉस्ट मॉडल किस तरीके का है और इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पर किस तरीके से देखा जा रहा है, देखा जाता रहा है। और इसकी जो प्रेजेंट स्टेक है हम उसमें चार्ट्स के हिसाब से बात करेंगे, उसमें प्रॉपर डेटा देंगे, उसके जो इशू हैं उसके जो डिटेल्स हैं हम उस पर बात करेंगे, जो अर्थमेटिक है इसकी आईआरएफसी को लेके हम उस पर बात करेंगे, नंबर्स उसके एडअप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फायदे का सौदा है या नहीं है। और इसकी लाइबिलिटीज पे हम विस्तृत बात करेंगे। और इसका जो एक तरीके से जो सिग्निफिकेंस होगा और जो इसका प्राइमरी बिजनेस जो मॉडल होगा आईआरएफसी का, वो किस तरीके का होगा। जो प्राइमरी बिजनेस मॉडल मैं आपको बताता चलूँ, मैं इसको बहुत डिटेल से भी करूंगा इस लेक्चर के अंदर ही। इसमें लीजिंग और लैंडिंग की इसमें बात करिए, किस तरीके से रेंट पे दिया जाता है, किस तरीके से लेंड करते हैं। टू पार्ट्स में है वो लीजिंग मॉडल की अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो वो दो पार्ट्स में है, तो एक 15-15 साल के दो फेजेस में है वो। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे, आंकड़ों के हवाले से एनालिसिस करेंगे। फिर हम इसके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इन्वेस्टर के हवाले से देखी जाएगी, और इसमें होगा रेवेन्यू ग्रोथ मॉडल क्या है आईआरएफसी का फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, और ये फाइनेंशियल ईयर 19 की हम बात करेंगे, और पहले हाफ के अंदर हम इसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे इसका। और जो इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती रही है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण एंगल है वो एक फॉरेन फॉरेक्स को लेकर के भी है, जिस तरीके से फ्लक्चुएशंस होते हैं करेंसी मार्केट्स के अंदर, उसका भी इसमें इम्पैक्ट होगा, हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो होगा इसका हम कॉस्ट प्लस मॉडल इसका एक निकल करके आया है, हम उस पर बात करेंगे, उसकी की फाइंडिंग्स हैं जाहिर सी बात है। और इसको जो टैक्स एग्जम्पशंस मिले हैं, इसकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसका ओवरऑल हम इसको सबमिशन करेंगे कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल के तौर पर ये देखा जा रहा है, या इसका स्टेक क्या है। तो इसको एक तरीके से मिनिमल रिस्क यानी कम से कम रिस्क है, और एक रीजनेबल प्राइस है, 25 से 26 रुपए का इसका शेयर निकालने की बात करिए। आईपीओ का बहुत मैसिव है, एम्बिशियस भी कह सकते हैं इसे कुछ हल्कों में। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये निकल करके आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी जो है, ये एक तरीके की ये गवर्नमेंट ओन्ड है, यानी कि सरकारी कंपनी है, एंटिटी है। और उसके बाद जो इसमें एक तरीके से इसको जो बनाया गया है, इसके जो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूर्ति के लिए इसका अस्तित्व में ये आई है। तो ये किस तरीके से है, जाहिर सी बात है कि इस स्टेटमेंट से आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद जो है कि एक तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो इसकी पोजीशन है एक तरीके की, इसको कहा जाता है कैप्टिव फाइनेंसर के तौर पर देखा जाता है इसे मिनिस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी है, चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो अदर स्टेट रन एनबीएफसीज हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें जो है कि जैसे जिस तरह की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है यानी पीएफसी है, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है जिसको आप आरईसी भी कहते हैं, इनसे ये थोड़ी सी हट करके है। क्योंकि जो जैसे मैं पीएम इसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, पीएफसी की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, तो दरअसल ये जो अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको करने के लिए है। और इसमें जो ये प्राइवेट पावर प्लांट्स को लेकर के भी ये इसमें कार्य करते हैं। लेकिन इसमें एक तरीके से आप इसी स्टेटमेंट से देखा जाए तो ये एक तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नो डाउट। लेकिन इसमें जो है कि ये इसके अंदर एक स्ट्रेस फैक्टर पहले से विद्यमान है, या इसके अंदर अपने आप ही आ जाता है, जिस तरीके से इसमें लॉस मेकिंग है, जिस तरह से पावर सेक्टर को लेके जिस तरीके से बिलों की बात है, उसका जो ड्राफ्ट है उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो उसको ऑपरेशनलाइज में भी है, तो इसमें एक देखा जाएगा इनहेरेंटली इसके अंदर एक स्ट्रेस है जो कि आपका आईआरएफसी के अंदर नहीं है। तो ये इसलिए इसको ये
थोड़ा सा अलग करता है या थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट करता है। और इसको हम थोड़ा सा और गहराई में चले जाएं तो जिस तरीके के इसको कैप्टिव फाइनेंसर के तौर पर देखा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, इसको क्लासिफाई किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पे भी किस तरीके से कार्य करती है हम उस पर बात करेंगे। तो इसमें देखा जाए कि इसकी काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं, जिसमें एक तरीके की काफ़ी सारी इसमें इसको इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसको सहूलियतें दी गई हैं, टैक्स की भी हम बात करेंगे एंड में। तो इसके बाद जो है RIFC का जो कॉस्ट मॉडल है, इसका जो आधार है या जिसको मूल भावना है वो ये है कि इसे एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन या एक एफिशिएंट एंटिटी के तौर पे इसे पेश किया जाए, इसे रखा जाए। और जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से भी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अभी जो इन्वेस्टर्स के हवाले से बात है, जो 18 तारीख से हुआ है और ये 21 जनवरी तक जाने वाला है, इसमें 25 से 26 रुपए एक शेयर की इसमें इनिशियल कॉस्ट है। और वन टाइम जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये एस्टिमेटेड बुक वैल्यू है इसकी। और IRFC का एक तरीके से इसको जो देखा जा रहा है मार्केट्स के अंदर, वो इस तरीके रिस्क फ्री मॉडल पोजीशंस के तौर पे देखा जा रहा है। जो इनिशियल पब्लिक ऑफर जो लेकर के आए हैं, इसको सेफ बेट माना जा रहा है। तो IPO जो है ये मैसिव एम्बिशियस है और इसका 25 से 26 है। तो इसका हम स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, आंकड़ों के लिहाज से कर लेते हैं हम इसकी डेट्स में। चलिए इसके बाद जो 3 स्लाइड्स हैं हम उस पर बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले है कि इसका इशू डिटेल्स क्या है। बेसिकली ये ओपन हुआ था, ओपन हो रहा है 18 जनवरी 2021 में और ये क्लोज हो जाएगा 21 जनवरी 2021 को। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले जो इसमें आती है, जब मार्केट्स में देखते हैं तो इसमें साइज क्या है, कितने करोड़ का है। तो ये 4,455 से 4,633 करोड़ तक की आती है, यानी कि 4,455 से लेके 4,633 तक इसका जो साइज है, इसका जो एक तरीके से इसको कह लीजिए इसे करोड़ रुपीज में है। तो जो फ्रेश इशू है वो भी करोड़ में दिया गया है। तो ये 3,079 यानी 3089 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू की बात की जा रही है। और जो सेल के लिए जो ऑफर किया जा रहा है वो है 1544 यानी 1544 करोड़ का ये इसमें ऑफर किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। और इसका जो प्राइस पर शेयर है वो 25 से 26 रुपए होने की उम्मीद है। इसको किया जा रहा है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ओवर जाएगा। और इसका जो मिनिमम लॉट साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से और इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से भी। तो 575 शेयर्स है, इतना तो कम से कम होगा ही। और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 1782 मिलियन शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि बहुत बड़ी राशि है एक तरीके से इसको किया गया। और ये ओपन 18 को हो रहा है और ये क्लोज हो जाएगा आपका 21 तारीख को। तो ये एक तरीके की इस तरीके का ऑफर डॉक्यूमेंट है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अगली स्लाइड में बात करते हैं कि IPOs को लेकर इसके बारे में कहा जाता है। चाहे आप इंडियंस की देखा जाए, आप इसमें रामदेव अग्रवाल जी की बात सुने, झुनझुनवाला जी की बात सुने, या इंटरनेशनल में चार्ली मुंजर या वॉरेन बफेट की, सभी सुनते हैं। अगर आप इसको आधारभूत लें तो IPO को ऑफर जब लेके आते हैं तो इसको ऐसा बहुत हल्केपन में कहा जा रहा है, लेकिन बहुत स्टिक कहा जा रहा है। इसका बहुत आधार है। इसका मतलब है कि एक तरीके दुल्हा दुल्हन होते हैं, ब्राइडल्स होते हैं, उस वक्त उनको सजाया जाता है। तो इस बैलेंस शीट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग सब कुछ किया जाता है। तो बेसिकली लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो थोड़ा बाद में पता चलती है। लेकिन IPOs में इस पर्टिकुलर जो IRFC का जो इशू आ रहा है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक तरीके की सेफ बेट के तौर पे इसको देखा जा रहा है। चलिए हम इसके नंबरों पे बात कर लेते हैं कि मैथ इसकी एडअप होती है कि नहीं होती है। और इसमें फाइनेंशियल ईयर 19 की हम बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 20 की, फाइनेंशियल ईयर 21 के पहले हाफ की हम इसमें बात करेंगे। तो इसका जो एक तरीके से जो रेवेन्यू है वो 10,987 था, वो बढ़ करके फाइनेंशियल ईयर 20 में 13,421 हो गया है। और ये आपको आधी दिख सकती है 7,383 फाइनेंशियल, लेकिन ये हाफ ईयर की फिगर है। तो ये जाहिर सी बात है कि डबल हो जाएंगे। तो रेवेन्यू का जो आप देखेंगे ये कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू में एक इजाफा हुआ है इसका IRFC का। और दूसरी इसमें जो बात है, इसमें नेट प्रॉफिट को आप देखें, 2,140 करोड़ इसने फाइनेंशियल ईयर 19 में कमा के दिए थे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20 में 3,192 करोड़ इसने कमा के दिए हैं। और आधे साल तक इसने लगभग 1,887 करोड़ इसने कमा लिए हैं। तो ये डबल हो जाएगा। तो यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में भी एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, एक निरंतरता दिखाई दे रही है, और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि ये ग्रो ही कर रहा है। तो इन सारे मद्दे के नजर इसलिए ये मार्केट्स के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। चलिए इसको आगे परसेंटेज में भी देख लेते हैं। इसके बाद जो
जो अगली स्लाइड है आपकी, इसमें मैथ्स ऐड अप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये जो आरओ है आपका, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई जो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओ आपका रिटर्न ऑन एसेट्स है, और इसमें जो एनआईएम है वो है आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसका क्या रहने वाला है। और रेशियो जाहिर सी बात है इसकी एनुलेटेड नहीं की गई है, क्योंकि वो जो H1 जो है ये भी आधा है, नहीं तो इसको भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बात करें तो 2000 जिसको कहते हैं 19 के अंदर आप देखें 1.2 था, लेकिन 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 में ये आपका 1.3 हो गया, यानी थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। और इसका आधे साल तक 0.7 है, यानी ये प्रोग्रेसिव जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छी दे रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखें तो ये 9.5 था, उसके बाद 11.6 चला गया, और आधे साल तक 6.1 है। तो सेफली अगर इसे डबल भी करें आप, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो परसेंटेज है वो भी काफी बड़ा है। और एनआईएम की अगर हम बात करें, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें, तो उसमें भी एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, एक निरंतरता दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं डेटा एनालिसिस के तौर पे, तो परसेंटेज चेंज हम देखें ईयर ऑन ईयर में, नेट प्रॉफिट में देखें तो 2019 फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 6.9 था, और उसके बाद सब्सटैंशियली मैसिवली एक तरीके से भागा है ये, और इसको ये 49.2 पे चला गया ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें इसका। और ईयर ऑन ईयर चेंज इन रेवेन्यू अगर आप देखें तो 19.3 था, उससे ये 20 के फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 22.2, यानी आप देखें तो इसने हमेशा कंसिस्टेंसी शो की है, हमेशा राइज शो किया है, इसने ग्रोथ शो किया है। तो कोई रीजन नहीं है मार्केट को इसमें हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसके लायबिलिटीज पे भी बात करेंगे, वो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं इनके मॉडल्स में, ये किस तरीके का बिजनेस मॉडल ये है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके फेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हमें लायबिलिटी समझने में और सहूलियत हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम इसकी बात कर रहे थे इतनी देर से, इसमें था कि बिजनेस मॉडल इसका क्या है। बेसिकली इसके दो बिजनेस मॉडल्स हैं, एक लीजिंग है यानी कि ये लीज करते हैं, और दूसरा लेंडिंग में है, ये देते हैं। किस तरीके से देते हैं, अब इसमें यहाँ पर बारीकी है कि जो आईआरएफसी का जो स्ट्रेटेजिक रोल है, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर है ही है, इसको हम शुरू से कह रहे हैं। और इसका जो प्राइमरी बिजनेस है, प्राइमरी बिजनेस आईआरएफसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि फाइनेंस करना एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स को। अब रोलिंग स्टॉक एसेट्स आपका क्या हुआ, जिसमें आपके इंक्लूड होंगे पावर्ड और अनपावर्ड व्हीकल्स। अब पावर्ड व्हीकल के अंदर आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ जाएंगे, और अनपावर्ड व्हीकल्स, तो इनको फाइनेंस करना, इनके रोलिंग स्टॉक एसेट्स को फाइनेंस करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका आधार है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद अगर हम इसे थोड़ा सा और आगे ले लें, तो इसको मेंशन किया गया है, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट हुआ है आईआरएफसी के दरमियान में और मिनिस्ट्री के बीच में। तो इनके जो स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट है, यानी कि कौन सा एग्रीमेंट है आईआरएफसी का और रेलवे मिनिस्ट्री का, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो स्टैंडर्ड लीज एग्रीमेंट आपका सही जवाब होगा। इन्वेस्टर्स के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल करता कैसे काम है, जब इसको आप और देखेंगे। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जो लीजिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसकी एसेट्स हैं और जो उसकी फंडिंग है, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं केंद्र सरकार के यानी यूनियन गवर्नमेंट के हमारी, तो इनके साथ जो होती है, जो कंपनी जो होता है, ये जो कंपनी है आईआरएफसी, ये औरों को भी लेंड करती है, और जो मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, और जो केंद्र सरकार नीड बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि नीड बेसिस में ये और जगह भी लेंड, यानी कि काफी फ्लेक्सिबल तौर पे काफी इनिशिएटिव इसको दिए गए हैं, इसको बहुत अच्छे से नर्चर किया गया है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके जो गोल्स हैं, इसके जो टारगेट्स हैं, जिसको मेथड काम करने का तरीका है, उसको बहुत रिफाइन किया गया है, ताकि ये एक सहूलियत की असर बने। और उसके प्रॉफिट्स आप देखें 2140 से बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इन सब के मद्देनजर जो आईआरएफसी का जो एक तरीके से लीजिंग मॉडल है, ये फाइनेंस करने के लिए है रोलिंग स्टॉक एसेट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पावर्ड और नॉन अनपावर्ड व्हीकल्स को लेकर के, जिसमें इलेक्ट्रिक भी आ जाता है। और उसके बाद जो है कि लीज पीरियड जो है इसका, ये यहाँ पर खास बात है कि इसको 2 फेजेस में किया गया है। तो लीज पीरियड करीब करीब आपका 30 साल का है। तो इसके जो पहले 15 साल होंगे वो इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए ये किस तरीके से काम करता है। तो इसका उसको कहा जाता है आपका प्राइमरी लीज पीरियड। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है थोड़ा सा, जो लेटर उसमें आएगा मैं उसको भी समझाता हूँ। तो जो ये 15 साल का जो लीज पीरियड है इनका, जिसको हम प्राइमरी लीज पीरियड कहते हैं, ये जो है एसेट्स को लीज करता है। और इसकी जो मेथोडोलॉजी है, जो स्टैटिस्टिकल जिग्लरी है यहाँ पे, उसको आप देखिए तो एक तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग निकाली जाती है इसकी। और ये जो मार्जिन होता है ये डिटरमाइन किया जाता है, या इसका मूल्यांकन या आंकलन किया जाता है जो मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के साथ, यानी कि वो आईआरएफसी के साथ, और हर एक एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर में ये कंसल्ट किया जाएगा। यानी जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म वो यूज हो रही है वो ये है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो जो मार्जिन डिटरमाइन किया जाएगा मिनिस्ट्री और इसके कंसल्टेशन से किया जाएगा। और इसमें एक वो हर एक साल के एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और इसमें जो एक खास बात है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी इसको जो एक तरीके से प्राइस किया जाएगा वो होगा आपका जो इसके IRFC के जो एक्सपेंसेस होंगे और जो इंक्लूड करेगा फॉरेन करेंसी हेजिंग कॉस्ट को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लगेगा रेलवेज का फॉरेन करेंसी से क्या लेना देना, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव और इन्वेस्टर परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि इसके अंदर जो IRFC के जो फॉरेन करेंसी हेजिंग कॉस्ट है उसको, और फॉरेक्स जो लॉस है उसमें गेन भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो रेयर है। तो वो जो हेजिंग कॉस्ट जो इनकर करेगा जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से होगा उसको भी ये अकाउंट में लेगा। यानी कि ये अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को निकालने के लिए बहुत महीन, बहुत बारीक, बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस करता है, हर चीज़ों को फैक्टरिंग करता है, हेजिंग कॉस्ट को लेता है और जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसके बाद अगर हम इसका सेकेंडरी 15 साल के पीरियड की बात करें तो ये एक नॉमिनल लीज रेट को चार्ज करता है और जिसके बाद जो एसेट को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है मिनिस्ट्री को वापस 30 सालों के बाद। तो ये जो है इसका एक तरीके से काम करने का तरीका है, इसका बिजनेस मॉडल है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो IRFC का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये किस पर टिका हुआ है, यानी कि किस पर सबसे ज्यादा ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है। वो ये है कि जो पेस ऑफ एडिशन है लीज कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो किस तेजी से होते हैं और कितने मूल्यों के होते हैं। ये इसका एक तरीके से इस पे इसकी IRFC की सारी ग्रोथ टिकी हुई है। तो ये इसका SWOT एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर तो IRFC ने एक तरीके से फाइनेंस किया था। हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके ये लाइबिलिटीज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो IRFC का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जैसे इसकी बात की है तो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर IRFC ने फाइनेंस किया था 76% जो रोलिंग स्टॉक परचेज किया था, और जो लीज की गई थी मिनिस्ट्री को उसको इसने फाइनेंस किया 71,392 करोड़ का। इंडियन रेलवेज को जो एक्चुअल कैपेक्स था यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो इसको 48.22% जो है इसने फाइनेंस किया था। जो रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर था यानी कि 48.22 लगभग 50% इसने रेलवे के जो कैपेक्स था रेलवे मिनिस्ट्री का उसको इसने फाइनेंस किया, यानी 71,392 करोड़ का। तो ये मैसिव फिगर है, ऐसे आप इसकी रेलवे की एक तरीके से इसमें इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। और इसके बाद जो है IRFC ने एक तरीके से 79% जो है इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो कहाँ से आई हैं, इसकी करीब करीब 80%, 79 टू बी एग्जैक्ट। तो इसकी जो रेवेन्यूज हैं वो लीज रेंटल से, और 21% जो है ये इंटरेस्ट इनकम से आई है। यानी कि इस तरीके से देखें तो जो इसका मेथोडोलॉजी है, इसका काम करने का तरीका है वो काफी ज्यादा सेफ्टी प्रदान कर रहा है। यानी 21% जो है वो इंटरेस्ट इनकम से आया है और 79% जो रेवेन्यूज IRFC को आए हैं वो लीज रेंटल से आए हैं। तो इसके बाद जो लैंडिंग है अदर गवर्नमेंट एंटिटीज को इसने दिया है तो वहां इन सबका समावेश करके ये फिगर निकल करके आई है। और इसके बाद अगर हम ये कहें कि जो रेलवे मिनिस्ट्री है ये बाय एनुअल पेमेंट्स यानी कि साल में 2 बार ये IRFC को पेमेंट करती है। और इसके बाद जो है कि इसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसमें ना के बराबर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसकी हाईलाइट है, एक तरीके से एस्पेक्ट है जिसको लेकर के इसके मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेफ्टी के तौर पे इसको देखा जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो IRFC का अगर हम 3 साल की एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग निकालें तो ये करीब करीब आपकी 7.03% होती है। यानी अगर आप इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग निकालें तो 7.03% होगी। और इसके साथ साथ ये जो कंपनी की जो रेटिंग है ये हेल्प करती है ताकि इसको और फंड्स मिल सकें और एक तरीके से लोवेस्ट पॉसिबल रेट पे इसको मिल सकें। तो इसको अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से ऑपरेशनल जो स्ट्रेंथ है इसकी उसमें ये काफी मेजॉरिटी रोल प्ले करता है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स आप देख सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स देख सकते हैं, EC भी देख सकते हैं 10% है, टैक्सेबल बॉन्ड आपका 14% है। तो ये इसकी लाइबिलिटीज हैं लेकिन ये मैनेजेबल हैं, ये इतनी भयावह नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें एक तरीके से रिस्क फैक्टर में भी आता हूँ आपके पास, तो इसके बाद अगर हम कॉस्ट प्लस मॉडल की अगर हम बात करें, जो सारा मॉडल इसका चल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगर हम इसको कॉस्ट प्लस मॉडल की अगर हम बात करें इसमें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये 1.4% है। तो ये करीब करीब थोड़ा सा लोअर साइड पे है ये। अगर हम इसको अदर स्टेट ओन्ड NBFCs करें जिनका जो है आपका 3.5% निकल करके आता है, स्टेट ओन्ड NBFCs की हम बात कर रहे हैं, और इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये 1.4% आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हाइंड साइड है। और लेकिन अगर हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो हिस्टोरिकली इसने जो रिटर्न दिया है अपनी इक्विटी पे वो 11 से 12% की रेंज में दिया है। और ये भी थोड़ा सा
प्राइवेट एनबीएफसीज के कंपैरिजन करें तो उससे ये कम है, यानी प्राइवेट एनबीएफसीज जो है इससे ज़्यादा देती हैं, लेकिन 11 से 12% ये देता रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ देता रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स को फिगर आउट करना पड़ेगा, क्या वो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे इस पे, या वो प्राइवेट एनबीएफसीज को ही तरजीह देंगे। तो ये एक अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच का मामला है यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक इसको देखा जा रहा है तो मार्केट में सेफ बेट है, 11 से 12% ये देता रहा है। तो आईआरएफसी को इसको एक तरीके से अगर आप इसको ओवरऑल इसका मूल्यांकन करें तो ये आपका लो रिस्क लो रिटर्न, और ये एक्सक्लूसिवली जो ये है कि ये स्टेडी ग्रोथ देने के लिए ये काफ़ी अच्छी बेट है। तो ये सेफ ट्रेड के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी रिस्क फैक्टर से अगर हम बात कर लें तो इसका जो कॉस्ट प्लस मॉडल है ये जो वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस इसके जो हैं, तो ये एक तरीके से इसको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसको टैक्स एग्जम्पशंस दिए हैं, जिस तरीके से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे इसको एग्जम्पशंस मिली है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से भी जाहिर है, तो फॉलोइंग इसको कहते हैं कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं लीज रेंटल्स पे, उससे भी इसे छूट मिली है। और एक तरीके से जो इनकम जो है वो रिकॉग्नाइजेशन हुई है इसकी, और एसेट क्लासिफिकेशन जो नॉर्म्स हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आते हैं एसेट क्लासिफिकेशन का, यानी एसेट क्लासिफिकेशन के अंदर जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर जो आपका एसेट क्लासिफिकेशन है उसके तहत जो इनकम रिकॉग्नाइजेशन है उसमें भी इससे सरकार द्वारा छूट दी गई है। तो ये उस हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके का एक इसमें थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ये मैनेजेबल रिस्क है। तो अगर अब इन एग्जेम्पशंस को ये जो नहीं मिलते अगर, तो जो नंबर्स जो हैं वो और ज़्यादा डिफरेंस दिख सकते थे। तो ये एक अनलाइकली है, लेकिन ये रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन जब ये आईपीओ आ जाएगा उसके बाद इसके रिवर्स करने की जो पॉसिबिलिटी, यानी कि टैक्सेस को हटाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफ़ी कम है, लेकिन एक थोड़ा सा फ्लिप साइड इसका बना रहता है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को इस पर गौर करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम रेलवे की बात करें तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर बना रहा है, बनेगा, आगे बना रहेगा। तो ये जो उसका चेंज इन स्टैंड है आईआरएफसी का, तो ये जो सरकार की तरफ से है, ये फेवर जो इसमें जो मूल भावना है सरकार की वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए। जिस तरीके से स्टेशंस गए हैं, एयरपोर्ट्स गए हैं, तो इसको लेकर के प्राइवेटाइजेशन जो जिस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं, तो इन सब के मद्देनजर तो इस सेक्टर को जो है सरकार जो है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ ओपन करना चाहती है, ताकि वो रिड्यूस कर सके रेलवे की मोनोपोली को, एक अधिकार को, मिनिस्ट्री को और आईआरएफसी को। तो इसका भविष्य में क्या किस तरीके का रूल रहेगा, कैसा रूल रहेगा, उस पर ये बहुत निर्णय करता है। लेकिन अगर आप इन सब बातों को अगर फिगर आउट करें तो एक तरीके से बैट दिख रही है, नंबरों से हम इसका आकलन कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों में जो आईआरएफसी का जो इशू है ये बहुत बड़ा है, एम्बिशियस है, लेकिन इसके साथ साथ ये मार्केट्स के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेगा हम उस पर भी बात करेंगे। अभी उसका पता चल जाएगा 21 तारीख को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।